मेरा नाम असद है और मैं 19 साल का हूँ। घर में अम्मी और अब्बू रहते हैं। भाई जॉब करते हैं जबकि मेरी अभी पढ़ाई चल रही है, इसीलिए मैं कॉलेज जाता हूँ। भाई शादीशुदा है। भाई की शादी को 3 साल हो गए हैं। भाभी बहुत खूबसूरत हैं, मगर भाभी की बहन की तो बात ही कुछ और है। भाभी की बहन का नाम हिफ्सा है। दिखने में इसका कद काफ़ी लंबा और वो काफ़ी अच्छी लगती थी, और वो बहुत पतली सी थी, मगर इसका वजूद बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो इतनी सफ़ेद है कि इसके अंदर की नसें भी साफ ज़ाहिर होती हैं। ऐसे लगता है खुदा ने इसे बहुत फुर्सत से बनाया है। इसकी आंखें बड़ी बड़ी और होंठ बहुत पतले, जबकि चेहरा कुशादा है। मैंने पहली बार जब हिफ्सा को देखा तो पहली नज़र में ही अपना दिल हार बैठा था, मगर हिफ्सा पहले से किसी और में इंटरेस्टेड थी, इसलिए इसने मुझ पर कोई ख़ास तवज्जो ना दी और अपनी दोस्तों के सामने मुझे इग्नोर किया। मेरी काफ़ी इंसल्ट भी की। जब मैं अपने दोस्तों के साथ खड़ा था तो हिफ्सा कहीं जा रही थी। इसके साथ 2-3 लड़कियां और भी थीं। इसने अबाया पहना हुआ था। मैंने इसे अबाया में भी पहचान लिया था, क्योंकि इसकी आंखें काफ़ी अट्रैक्टिव थी। मैं साथ खड़ी लड़कियों में से हिफ्सा को अच्छी तरह पहचान सकता था। भाभी के साथ मेरी अच्छी दुआ सलाम थी। हिफ्सा भाभी के पास कुछ ज़्यादा ना आती थी। इनकी शादी के कुछ वक्त बाद वो आई थी, फिर 2-3 महीनों बाद इनसे मिलने आई। हिफ्सा को काफ़ी एटीट्यूड था। वो अपने हुस्न पर काफ़ी गरूर भी करती थी। इस दिन जब मैं अपने दोस्तों के साथ किसी काम की वजह से कहीं जा रहा था तो मैंने हिफ्सा को देखा। वो पैदल ही पैदल अपने दोस्तों के साथ एक वीरान जगह की तरफ जा रही थी। वो पार्क काफ़ी वीरान था, वहाँ पर कोई आता जाता न था। मैंने सोचा कि हिफ्सा का वहाँ क्या काम होगा। जब मैं इसके पीछे जाने लगा तो उसने फ़ौरन उसे मुड़कर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। मैंने कहा, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मैं लेकर देता हूँ, या कहीं जाना है तो मैं आपको छोड़ दूँ। उसने मुझे इतनी सुनाई कि मैं आज तक नहीं बोला, मगर मैं हैरान था कि वो इस वीरान पार्क में क्यों जा रही थी। मैं भी अचानक वहाँ आया था किसी काम की वजह से। मेरे दोस्त को कोई डील करनी थी जो मुझे साथ लाया था। उसके साथ भी 2-3 लड़कियाँ थीं जिन्होंने अबाया करके नकाब लगाए हुए थे। इनकी सिर्फ आंखें ही बाहर नज़र आती थी। फिर हिफ्सा ने मेरी खूब बेइज्जती की और कहने लगी कि तुम होते कौन हो मुझसे बात करने वाले। मैं तो सिर्फ इसलिए बात कर रहा था ताकि इसे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं इसे ले कर दूँ, या फिर इसे कहीं जाना है तो मैं इसे ड्रॉप कर दूँ, क्योंकि मैं अपने दोस्त की कार में आया था। फिर अचानक ही मुझे वहाँ कुछ लड़के दिखाई दिए जो बहुत औबाश किस्म के थे। वो भी इसी पार्क में चले गए और मैं बस उन्हें देखता रह गया। ये लड़के इस पार्क में आखिर क्या करने गए थे जिसमें हिफ्सा अपने दोस्तों के साथ गई थी। मैं बहुत हैरान हुआ, मगर अब मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं मज़ीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता था। फिर घर आकर जब मैंने भाभी से इस बात का जिक्र किया कि हिफ्सा को मैंने इस जगह वाले पार्क में जाते हुए देखा है जिसमें वो अपनी दोस्तों के साथ जा रही थी, जब मैंने इससे बात की तो उसने मेरी खूब बेइज्जती की। तो भाभी के चेहरे का रंग उड़ने लगा, जैसे वो इस बात से वाकिफ़ थी जो हिफ्सा करने जा रही थी। फिर इसने अनजान बनते हुए कहा कि मुझे तो इस बारे में कोई इल्म नहीं है। मैं इससे बात करूंगी तो पूछ लूँगी कि वो वहाँ क्या करने जा रही थी। हाँ, वाकई वहाँ तो कोई भी नहीं जाता। फिर मैं खामोश हो गया। उसके बारे में सोचने लगा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। मैं भी इस बात को भूल चुका था। जब मैं घर में आया तो भाभी किचन में खाना बना रही थी और उसी मुतल्लिक हिफ्सा से बात कर रही थी कि तुम्हें ख्याल रखना चाहिए था, असद ने तुम्हें वहाँ जाते हुए देख लिया है। अगर वो अम्मी या अब्बू को ये बात बता देता तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाते। भाभी की इस बात पर मुझे बहुत हैरानी हुई कि आखिर भाभी इसे क्यों बोल रही थी। फिर मैंने खुद ही इस बात की जड़ तक पहुंचने का इरादा किया।
کہ آخر اس بات کے پیچھے کا راز کیا تھا۔ کچھ دنوں بعد اچانک پھر سے میرا وہاں جانا ہوا تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی جب حفصہ کسی لڑکے کے ساتھ بائک پر اس کے پارک میں جا رہی تھی۔ وہ پارک بہت سنسان تھا۔ حکومت نے اب اس کو پابند کر دیا تھا کیونکہ وہاں پر بہت ویران علاقہ تھا اور یہاں کسی کا آنا جانا نہ ہوتا تھا۔ وہ ہر جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اور کافی جھاڑیاں بھی اگ آئی تھی۔ مگر جب میں نے حفصہ کو اس لڑکے کے ساتھ بائک پر وہاں جاتے ہوئے دیکھا تو میرے پیروں تلوں زمین نکل گئی۔ یہ لڑکا کون تھا اور حفصہ کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ میں نے چہرے پر ماسک لگایا اور آہستہ سے پارک میں چلا گیا اور چھپتے چھپاتے ہوئے گیا تاکہ حفصہ کو مجھ پر شک نہ ہو، کیونکہ میں اس دن والا واقعہ بھی نہیں بولا تھا۔ پھر تو میری حیرت کی انتہا نہیں رہی جب حفصہ کی اور بھی سہیلیاں وہاں موجود تھیں۔ میں ایک درخت کے پیچھے چھپ کر یہ سارا منظر دیکھتا رہا جب حفصہ نے اپنا عبایا نکالا اور آہستہ آہستہ وہ پوری طرح سے ہر کپڑے کی قید سے آزاد ہوتی چلی گئی۔ حفصہ کو اس روپ میں دیکھ کر میں بہت حیران ہوا۔ پھر اس لڑکے نے بھی یہی کچھ کیا اور حفصہ کے ساتھ اپنے تعلقات قائم کرنے لگا۔ وہ دونوں بہت مدہوش ہو کر یہ سارا کچھ کر رہے تھے۔ انہیں دنیا کی کوئی خبر نہ تھی۔ پھر میں نے آہستہ سے فون نکالا اور حفصہ کی ویڈیو بنانے لگا تاکہ میں اسے یہ دکھا سکوں۔ اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے بہت غلط کیا تھا۔ اگر اسے اتنی بھی خواہش تھی تو وہ اپنے کسی کزن کے ساتھ پوری کر لیتی، مگر یوں اپنی عزت کو پارکوں میں نیلام کرنا اسے زیب نہیں دیتا تھا۔ وہ ایسے تو بڑی نیک پروین بنی پھرتی تھی۔ پھر اب کیا ہو گیا تھا کہ وہ اس حد تک گر گئی تھی کہ کسی بھی لڑکے کے آگے اپنا آپ نشاور کر کے لیٹ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد جب ان دونوں کا کام تمام ہوا تو وہ دونوں وہاں سے نکل روانہ ہوئے۔ پھر میں بھی گھر آ گیا۔ میں اپنے فون میں وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں حفصہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب کچھ وہ اپنی مرضی سے نہیں کروا رہی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کو اس چیز کے لیے زبردستی لایا گیا ہو۔ حفصہ بھابھی سے بھی بہت کم ملنے آیا کرتی تھی، مگر اس شام اچانک حفصہ ہمارے گھر آئی تو بھابھی اسے ہال میں بٹھانے کے بجائے اپنے کمرے میں لے گئی۔ ویسے ہمارے گھر کا یہ اصول تھا کہ جو بھی گھر مہمان آتا وہ ہال میں بیٹھ کے چائے وغیرہ پیتا تھا، مگر پھر بھابھی نے چائے بنائی اور اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں نے بھابھی کو اس طرح محسوس کروایا جیسے میرا ان کی طرف کوئی بھی دھیان نہیں ہے، مگر میرا پورا دھیان انہی کی طرف تھا۔ یہ کھچڑی کیا پک رہی تھی، میں اس سے انجان تھا۔ پھر میں نے آہستہ سے بھابھی کے دروازے سے کان لگا کر ان کی باتیں سنی تو دنگ رہ گیا جب حفصہ اس سے کہہ رہی تھی کہ میں نے پیسوں کا بندوبست کر لیا ہے، تو بھابھی اس سے کہنے لگی کہ اتنے سارے پیسے تم نے کیسے اکٹھا کیے؟ اس دن بھی اسد نے تمہیں دیکھ لیا تھا، مگر اس بار تو تم نے پوری پلاننگ کے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے نا، ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ بن جائے۔ تو حفصہ اسے کہنے لگی کہ نہیں، اس بار میں نے پورا انتظام کیا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ پھر بھابھی حفصہ سے کہنے لگی کہ حفصہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہاری زندگی برباد کی۔ اس کا مطلب تھا کہ حفصہ پیسوں کے عوض اپنے آپ کو فروخت کر رہی تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا کہ بھابھی نے اسے نہیں روکا۔ پھر کچھ دیر بعد حفصہ باہر نکلی تو میں وہیں کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے ساتھ آنے کو کہا۔ اس نے بہت عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ جب وہ میرے کمرے میں آئی تو میں نے اس کو اس کی وہ ویڈیو دکھائی تو وہ حیران رہ گئی اور میرے آگے ہاتھ جوڑنے لگی کہ پلیز اسد، اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دو، یہ تم نے کیوں بنائی ہے؟ اگر ابو کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا یا پھر خود ہی شرمندگی کی موت مر جائے گا۔ بدلے میں جو تم چاہو مجھ سے مانگ سکتے ہو۔ اتنی خوبصورت نوجوان لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی اور مجھے خود ہی آفر کر رہی تھی، اس لیے مجھ میں شیطان حاوی ہو گیا تھا۔ میری نظریں اس پر اٹک گئیں۔ پھر میں نے اسے کہا ٹھیک ہے،
मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अगर तुम मेरे साथ भी ये सब कुछ करो। फिर मैंने इसे बेड पर लिटाया और इसे कपड़ों से आज़ाद किया और इसके साथ ये सब कुछ करने लगा। मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था क्योंकि मैं अभी तक कंवारा था। मैंने पहले कभी किसी की ना ली थी। तभी मैंने हिफ्सा से पूछा कि हिफ्सा, तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत थी जो तुम इस लड़के के साथ ये सब कुछ करवा रही थी। उसने कहा कि आप ही ने एक लड़के से 2 लाख रुपए लिए थे और आप ही का एक लड़के के साथ अफेयर था। अब वो लड़का मेरे पीछे पड़ गया था। मुझे आप ही का पता बताओ, वरना मैं तुम लोगों को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। आप ही की इसके पास बहुत सारी तस्वीर भी थी और अब आप ही के लिए वो हो गया था। इसलिए आप ही ने मुझे कहा कि मेरा घर बचा लो और तुम अपने आप को इसके सामने पेश कर लो। मुझे और कुछ न सोचे तो मैंने अपने कॉलेज के कुछ अमीर लड़कों को फंसाया और पैसों के एवज इनके साथ ये सब कुछ करने लगी ताकि मैं पैसे जमा करके आप ही का कर्जा उतार सकूं। मैंने इन लड़कों के साथ डील की कि जो भी 25,000 रुपये देगा मैं इसके साथ ये सब कुछ करने को तैयार हो जाऊंगी। तभी 4 लड़के मान गए थे और मेरे साथ ये सब कुछ करके मुझे पैसे दिए थे। मैंने वो पैसे जमा करके आप ही को दी। आप तुम्हारे घर के हालात जानते हैं। अबू का स्टोर भी कुछ खास नहीं चलता। घर का गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता है। आप ही ने शादी से पहले इस लड़के से 2 लाख रुपए लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। तब तो आप ही को पता नहीं था और वो दौलत के नशे में अंधी हो गई थी। मगर अब वो लालच आप ही को बहुत भारी पड़ गया था। मगर उसने मेरा सहारा लिया। उसने भी काफ़ी जगह पर मेरी मदद की है, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई और अपनी इज्जत का सौदा कर लिया। आप ही को अपना शोहर भी कुछ खास रकम नहीं देता। खर्चे के नाम पर सिर्फ चंद हज़ार रुपए ही देता है, इसलिए वो जमा नहीं कर पाती और ख़ुद पर खर्च हो जाते हैं। अब इतनी बड़ी रकम का अचानक बंदोबस्त करना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने ये रास्ता अपनाया जो मुझे आसान लगा। फिर मैं इससे कहने लगा कि तुम बहुत हसीन हो। अगर मेरे सामने खुद को पेश करती तो मैं एक ही बार में तुम्हारा सारा कर्जा अदा कर देता। तो वो कहने लगी कि मैं आप ही का घर ख़राब नहीं करना चाहती थी। पहले ही हमने आप ही के घर बचाने के चक्कर में इतने मसले मोल ले लिए थे। मगर आपको अगर बता देती तो आपके घर में किसी को शक ना हो जाए, इसलिए मैं खामोश रही। ये सब कुछ करने में बहुत सुकून महसूस हो रहा था। फिर मैं इससे कहने लगा कि तुम मेरे साथ ये रिश्ता कायम करो, बदले में हर महीने मुझसे भी हज़ारों रुपए ले लिया करना। वो झट से मान गई। वो गुर्बत की मारी लड़की थी और इसे अपनी ज़रूरियात के लिए पैसे चाहिए होते थे। हिफ्सा ने इस लड़के को पैसे देकर इससे जान छुड़वा ली थी, मगर अब वो मेरे साथ बुरी तरह फंस गई थी क्योंकि एक तो मैं इसकी बहन का देवर था, दूसरा मैं इसके सारे राज भी जान चुका था जो मेरे मोबाइल के कैमरा में महफूज हो चुके थे। मैंने इस बात का फ़ायदा उठाकर हिफ्सा को अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था। अब हिफ्सा मेरे सामने खामोश रहती थी और मैं इसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करता। मगर इसने मुझसे वादा लिया था कि आप ही को इस बात की खबर मत होने देना। आप ही अब माँ बनने वाली थी। वो अगर इस बात से टेंशन लेने लगेगी तो इनकी आने वाली ज़िंदगी को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। मैं चाहती हूं कि आप ही का भरम हमेशा कायम रहे। फिर मैंने आप ही से छुप कर ही हिफ्सा से अपना रिश्ता बनाए रखा था। अभी हमारे रिलेशन को 2 महीने गुजरे थे कि अचानक हिफ्सा की तबीयत ख़राब होने लगी। एक दिन तो ये काम करते करते हिफ्सा को उल्टी होने लगी। फिर इसने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई। फिर मैं इसे डॉक्टर के पास ले गया तो वो हमला हो गई थी और 2 माह की प्रेग्नेंट थी। ये बात मेरे सर पर किसी बिजली की मानंद गिरी थी। ये मुझसे कौन सी इतनी बड़ी गलती हो गई थी कि मैं शादी से पहले बाप बनने वाला था। मैंने हिफ्सा को मशवरा दिया कि वो इस बच्चे को ज़ाया करवा दे, मगर इसकी हालत बहुत ख़राब थी। फिर मैंने 1-2 जगह डॉक्टर से रब्ता किया
जो काफ़ी भारी रकम मांग रहे थे। फिर एक जगह हमारी बात बन गई तो मैं हिफ्सा को वहाँ लेकर गया। इस बात का जिक्र हमने घर में किसी से भी नहीं किया था और भाभी भी इस बात से अनजान थी कि हिफ्सा का मेरे साथ रिलेशन है और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं हिफ्सा को 3-3 घंटे तक इस्तेमाल करता रहता था। मुझ में काफ़ी जुनून भरा हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं आती थी कि मैं किस तरह से खुद को कंट्रोल करूं। हिफ्सा खूबसूरत भी इतनी थी और अब वो मेरी ब्लैक मेलिंग में भी आ गई थी और मैंने इससे प्रेग्नेंट भी कर दिया था। अब मैं इस परेशानी को महसूस कर रहा था कि मेरे पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था इस बच्चे को ज़ाया करने के अलावा। फिर जब एक जगह हमारी बात बनी और हिफ्सा के सारे टेस्ट वगैरह हुए तो डॉक्टर ने बताया कि हिफ्सा काफ़ी कमज़ोर हो गई है। अब इस बच्चे को ज़ाया करवाते वक्त इसकी जान को भी ख़तरा हो सकता है। मैं हिफ्सा को खोना नहीं चाहता था। इससे 3 माह के अंदर मुझे हिफ्सा से काफ़ी हद तक मोहब्बत हो गई थी और मैं अब इसके बगैर नहीं रह सकता था। डॉक्टर ने कुछ मल्टीविटामिन्स दी और कुछ दवाइयाँ वगैरह दी। मैंने वो लेकर हिफ्सा को दी और इसे घर छोड़ आया। फिर इसे सोचने का वक्त मांगा मगर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। फिर मैंने ये बात जाकर भाभी को बताई। भाभी काफ़ी परेशान हो गई। उसने कहा कि तुम दोनों को इस तरह से नहीं करना चाहिए था। अब अगर ये सब कुछ हो गया है तो अब इसका हल भी निकालो। अगर हिफ्सा की जान को ख़तरा है तो तुम हिफ्सा के साथ निकाह कर लो। इसमें हिफ्सा की जान भी बच जाएगी और तुम लोगों के आने वाले बच्चे को भी कुछ नहीं होगा। भाभी की बात सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था क्योंकि अभी मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता था और अम्मी अबू भी इस बात पर कभी भी ना मानते। फिर भाभी कहने लगी, पर मैंने अम्मी से इस बात का जिक्र किया तो अम्मी बहुत गुस्सा हुई और कहने लगी कि तुम्हारी अभी उम्र नहीं है शादी की। जब घर में कोई भी ना माना तो मैंने हिफ्सा को ले जाकर कोर्ट मैरिज की और हिफ्सा और अपने बच्चे की जान भी बचा ली। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि क्या मैंने सही फ़ैसला किया था या फिर मुझे हिफ्सा को छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि अब मैं एक बच्चे का बाप बन चुका हूं और वो बच्चा मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।